बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंग्रेज़ जब इस बरसगीर पाक व हिंद को छोड़ कर गया तो उसने अपने पीछे 3 गिरोह ऐसे छोड़े जिनके दिलों में ताजे बरतानिया की वफादारी, उसकी सकाफत से इश्क और सेकुलर निज़ाम सियासत और माशरत पेवस्त हो चुका था। इन तीनों तबकात को बड़ी मेहनत से मुनज़्ज़म किया गया, बड़ी जानफिशानी से इनके ख्यालात व अफकार और रहने सहने के अतवार को जदीद सेकुलर तहजीब के रंग में रंगा गया था। इन तीनों तबकात की तख्लीक पर अंग्रेज़ आज भी फ़ख्र करता है और उनकी वफ़ादारियों पर नाज करता है। इन लोगों की माहियत कल्बी ऐसी हुई है कि वो अपनी कौम, नस्ल और मज़हब से कहीं ज़्यादा ताजे बरतानिया से वफ़ादारी का दम भरते और उनकी तहजीब को बालातर समझते हैं। लेकिन मजाक में आज भी अंग्रेज़ हिंदुस्तान के रहने वाले इन वफ़ादारों को नारियल, कोकोनट कहता है, जिसका मतलब बज़ाहिर एक गंदमी या मटियाला हिंदुस्तानी मगर अंदर से मुकम्मल तौर पर गोरा। अपने लिए बरसगीर में बोली जाने वाली गोरे की इस्तिलाह को अंग्रेज़ इस कदर पसंद करता है कि आज भी अपने आप को दीगर यूरोपीय अक़वाम से मुख्तलिफ बताना चाहे तो कहता है कि मैं गोरा हूँ, बल्कि बाज़ गोरे तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं पक्का गोरा हूँ, जिसका मतलब होता है कि रियल ब्रिटिश। हिंदुस्तान में नारियल नमा 3 गिरोह जो अंग्रेज़ विरसे में छोड़ गया वो थे सियासी, जागीरदार, अशराफिया, फ़ौज और सिविल ब्यूरोक्रेसी। यूँ तो बज़ाहिर ये तीनों मुख्तलिफ गिरोह हैं, लेकिन इन तीनों की वजह तख्लीक, तरतीब और पहचान एक ही है। इसीलिए वक्त के साथ साथ ये तीनों एक बड़े शजराए नस्ल में मुंसलिक हो चुके हैं। इनकी रगों में एक दूसरे के आबा व अजदाद का खून यूँ खल्त मल्त हो चुका है कि अब ये एक नस्ल, कौम, कबीले और बरादरी नज़र आते हैं। इन नारियल नमा हिंदुस्तानियों की तख्लीक कई मराहिल से गुजरी है, बेशुमार अकवाम, नस्लें और ग्रोह आजमाए गए और आखिरकार मुंतखब अफराद का एक अम्बोए कसीर तैयार करके इस खित्ते पर मुसल्लत कर दिया गया, जो आज भी इसी तरह मुसल्लत है। अंग्रेज़ जब बंगाल, मैसूर, मुंबई, मदारिस और दीगर इलाके फ़तह कर चुका तो उसके पास मुकामी अफराद की एक बड़ी तादाद आ गई, मामूली मुशाहरे पर इसके लिए अपने हमवतन हिंदुस्तानियों से लड़ने और उन्हें कत्ल करने के लिए तैयार थी। ये अफराद 3 मुख्तलिफ फ़ौजी गिरोहों में तकसीम कर दिए गए, बंगाल आर्मी, मदारिस आर्मी और बम्बई आर्मी। मुकामी तौर पर भर्ती किए गए यही फ़ौजी थे जिनके ज़रिए अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान की दीगर रियासतों को फ़तह करना शुरू किया और फिर आखिरकार तख्ते दिल्ली के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। दिल्ली पर कब्ज़े से पहले अंग्रेज़ फ़ौज अफरादी क़ुव्वत के हिसाब से इन ग्रोहों पर इस तरह तकसीम थी: बंगाल आर्मी 1,61,703, मदारस आर्मी 65,553, बम्बई आर्मी 55,069। इनमें गोरों की तादाद सिर्फ 16% यानी 45,104 थी और मकामी अफराद की तादाद 84% यानी 3,25,802 थी। यही बंगाली, मदारसी और बम्बई के छोटे छोटे कद वाले सिपाही ही थे जिन्होंने 1849 में महाराजा रंजीत सिंह की दिलेर, जानबाज, वफादार और मुनज़्ज़म फ़ौज को ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त दी थी। रंजीत सिंह के फ़ौजी वो थे जिनकी तरबियत जनरल वेंचोरा और जनरल फ्रांकोस जैसे फ्रांसीसी जनरलों ने की थी। शिकस्त का ये आलम था कि अंग्रेज़ ने पूरे पंजाब में आबाद सिखों से 1,20,000 हथियार वापस लिए और 25,000 सिख सिपाहियों को लाहौर में जमा करके थोड़े थोड़े पैसे देकर फ़ारग कर दिया। ये उस वक्त का गोल्डन शेक हैंड था। रंजीत सिंह की फ़ौज की शिकस्त से सिर्फ पंजाब पर ही अंग्रेज़ का कब्ज़ा ना हुआ था, बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान तक अंग्रेज़ की अमलदारी में आ गए थे, क्योंकि ये तमाम इलाके रंजीत सिंह की सल्तनत में शामिल थे। अब अंग्रेज़ की नज़र तख्ते दिल्ली पर थी। बंगाल की रेजिमेंटों में चूँकि ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की थी, इसलिए इनमें आहिस्ता आहिस्ता नफ़रत की चिंगारियाँ सुलगने लगी। गोरे के मंसूबों और मुसलमानों से उसके तर्ज अमल का वो कम अज़ कम 50 से ज़्यादा साल का तजर्बा रखते थे। इसीलिए 10 मई 1857 को बंगाल आर्मी के बेस बंगाल मकामी प्यादा रेजिमेंट और तीसरी गढ़सवार रेजिमेंट ने मेरठ छावनी में बगावत कर दी। उस वक्त बंगाल रेजिमेंट के 23,000 के करीब गोरे ऑफिसर पंजाब में तैनात थे, क्योंकि ये खित्ता अभी नया नया फतह हुआ था और मौजूदा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से अभी भर्ती का आगाज़ ही हुआ था। इन इलाकों से भर्ती होने वालों की तादाद सिर्फ 43,013 थी, जिससे एक रेजिमेंट बनाई गई थी। इसको आज भी पिफर्स कहा जाता है। इस यूनिट में पंजाबी, मुसलमान, पख्तून, सिख, डोगरे और गोरखे भर्ती किए गए थे। मेरठ के बगावत के 8 दिन बाद यानी 18 मई 1857 को इसी यूनिट का जन्मदिन, सालगिरह या बर्थडे है। इस यूनिट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बंगाल आर्मी के तमाम सिपाहियों से हथियार वापस ले लिए और यूं पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाकों पर
انگریز کا قبضہ مستحکم ہو گیا۔ اب وہ میرٹھ کی بغاوت کو کچلنے کے ساتھ ساتھ تخت دلی پر قبضے کی جانب بڑھنے لگا۔ بنگال ریجمنٹ کے سپاہی میرٹھ سے دلی پہنچ کر بہادر شاہ ظفر کی ہندوستان پر بادشاہت کا اعلان کر چکے تھے۔ جامع مسجد دلی کے ممبر سے علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزاردہ اور مولانا سید کفایت اللہ کافی نے دیگر علماء کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ جہاد کے اس فتوے پر مولوی عبد القدیر، قاضی فیض اللہ، پیر مولانا دوست محمد آف ثوابی، مولانا فیض محمد بد ایوانی، وزیر خان اکبر آبادی اور سید مبارک حسین رامپوری کے دستخط سب تھے۔ فوج میں انگریز کے خلاف بغاوت اور اس فتوے کی موجودگی میں انگریز کو وفاداروں کی تلاش تھی۔ پورے ہندوستان بغاوت کے شعلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ ایسے میں پنجاب کے سکھوں اور مسلمانوں اور سرحد کے پختونوں، ڈوگروں اور گورکھوں پر مشتمل پفرز یونٹ نے پنجاب اور موجودہ پختونخوا کے علاقے کو شاندار طریقے سے قابو میں رکھا تھا۔ اس یونٹ کی تعداد کو مزید بڑھانے کے لیے برتیاں شروع ہوئی تو انگریز کی نظر انتخاب رنجیت سنگھ کے سابقہ سلطنت پر ہی پڑی، جو کبھی پشاور سے لے کر پانی پت تک پھیلی ہوئی تھی۔ 18 مئی 1857 سے لے کر ستمبر 1857 تک یہاں سے 34,000 افراد بھرتی کیے گئے۔ ان میں سکھ، مسلمان، پنجابی، ہزارہ اور پشاور کے پشتون، ڈوگرے اور گورکھے شامل تھے۔ 300 سکھوں پر مشتمل تربیت یافتہ توپ خانہ بھی اس فوج میں شامل تھا۔ یہ تھے وہ لوگ جو انگریز کی وفاداری کا توق گلے میں پہنے فتویٰ جہاد کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہی ہم وطن لوگوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ ان کی مدد سے دلی کے لال قلعے پر یونین جیک لہرا دیا گیا۔ جنگ آزادی 1857 جیتنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر دی گئی اور ہندوستان تاج برطانیہ کی براہ راست عملداری میں آ گیا۔ برطانوی راج کا آغاز ہوا تو اس وقت تک برطانوی فوج میں بنگال آرمی سب سے بڑی تھی، جسے ناقابل اعتبار سمجھتے ہوئے مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اور ان کی جگہ نئے وفادار ہندوستانیوں کو بھرتی کیا جانے لگا۔ انگریز نے جنگجو اقوام کا ایک تصور پیش کیا۔ یہ ان غداروں کی قومیں تھیں جنہوں نے جنگ آزادی میں انگریز کی مدد کی تھی۔ انگریزوں کے نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ جنگجو اقوام اہیرا، آرائیں، آوان، بلوچ، ڈوگر، گکھڑ، گجر، جنجوا، جاٹ، کمبو، کھسڑ، کھوکھر، لبانہ، مغل، پٹھان، کریشی، راجپوت، سیانی، سیال، سید اور ٹھاکر تھے۔ ان اقوام کے سرداروں، چودھریوں، خانوں اور وڈیروں کو انگریز نے منتخب کیا، مراد دی، زمینیں اور جاگیریں عطا کی اور ان کی اولادوں کو فوج اور سول سروسز میں بھرتی کر کے تربیت کی ایک ایسی بٹی میں گزارا کہ صرف چند دہائیوں بعد ایک ایسی نسل تیار ہو کر سامنے آ گئی جو اخلاق، اقدار، تہذیب سب حوالوں سے مکمل انگریز تھی، مگر شکل و صورت سے مٹیالے، سانولے اور گندمی ہندوستانی نظر آتے تھے۔ یہ تھے موجودہ پاک و ہند کی سرزمین کے ناریلوں کے آباء و اجداد۔ اللہ رب العزت اوریہ مقبول جان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔